नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं असम के एक छोटे से गांव जातिंगा की। बाहर से तो एकदम शांत लगता ये गांव, लेकिन हर साल मानसून के बाद मतलब सितंबर से नवंबर के बीच यहाँ कुछ बहुत ही अजीब होता है। एक अनसुलझा रहस्य। हाँ, ये एक ऐसा रहस्य है जो दशकों से चला आ रहा है। पक्षियों का सामूहिक रूप से आसमान से गिरना और मर जाना। हमारे पास जो जानकारी है वो एक YouTube पॉडकास्ट स्क्रिप्ट से है, जो इसी पहेली को समझने की कोशिश करती है। और ये घटना भी कुछ खास समय पर होती है। अमावस की रातें, जब घना कोहरा हो, शायद तेज हवाएं भी चल रही हों। बिल्कुल। और समय भी तय है, शाम करीब 6 बजे से रात 9 साढ़े 9 बजे के बीच पक्षियों के झुंड गांव की रोशनी की तरफ खींचे चले आते हैं। और इसमें कोई एक दो तरह के पक्षी नहीं। स्क्रिप्ट बताती है कि किंगफिशर, टाइगर बिटर्न, पॉन्ड हेरॉन, ऐसी कम से कम 44, जी हाँ 44 अलग-अलग प्रजातियां। हाँ, 44 प्रजातियां। और ये सिर्फ कुछ नाम है। ये सब रोशनी की तरफ आते हैं और फिर इमारतों, पेड़ों या खंभों से टकरा जाते हैं। और नतीजा, या तो वो मर जाते हैं या फिर बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। और सबसे अजीब बात, जैसा कि आपने शुरू में कहा, ये सिर्फ जातिंगा गांव के एक बहुत ही छोटे से इलाके में होता है। मुश्किल से 1.5 किलोमीटर लंबा और कोई 200 मीटर चौड़ा एरिया होगा वो। हाँ, ये बहुत अजीब है। आसपास की घाटियों में, दूसरे गांवों में, जहां मौसम वैसा ही हो सकता है, कोहरा भी हो सकता है, वहां ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर जातिंगा में ही ऐसा क्या है। चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। स्क्रिप्ट के मुताबिक इसका जिक्र तो 1900 के दशक में ब्रिटिश चाय बागान मालिकों ने भी किया था। हाँ, उन्होंने भी देखा था ये। लेकिन दुनिया के सामने इसे ठीक से लाने का काम किया पक्षी विज्ञानी E.P. गे ने 1950s के दशक में। उनके लिखने के बाद ही लोगों का ध्यान इस तरफ गया। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, वहां की जनजातियां, जयंतियां और डिमासा, उनके लिए तो ये शायद सदियों पुरानी बात होगी। उनकी क्या मान्यताएं थी? हाँ, बिल्कुल। उनकी अपनी कहानियां और मान्यताएं थीं। वो मानते थे कि वो बुरी आत्माएं हैं जो आसमान से उतरकर पक्षियों को पकड़ लेती हैं। अच्छा, बुरी आत्माएं। या फिर वो इसे देवताओं के गुस्से का संकेत मानते थे। और पुराने समय में, जैसा स्क्रिप्ट में बताया गया है, लोग इन रातों में मशाले जलाते थे। मशाले? क्यों? और बांस के डंडों से आवाज करते थे। इससे होता ये था कि और ज्यादा पक्षी आकर्षित होकर नीचे आते थे, फिर उन्हें भोजन के लिए इकट्ठा कर लिया जाता था। ओह, अच्छा। तो वो इसे एक तरह से पक्षियों को पकड़ने का मौका भी मानते थे। हाँ, कह सकते हैं। वो इसे आसमान से गिरते पक्षी का एक नजारा मानते थे, शायद कुछ हद तक डरावना, पर साथ ही भोजन का स्रोत भी। ये तो हुई पुरानी बातें और मान्यताएं। पर आज का विज्ञान क्या कहता है? 1960 के दशक से तो काफी स्टडीज हुई हैं इस पर, है ना? हाँ, हुई है। कई सिद्धांत भी सामने आए हैं, पर सच कहूं तो कोई भी सिद्धांत इस पहेली को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है अब तक। अच्छा, जैसे कि क्या सिद्धांत है? एक मुख्य थ्योरी है मौसम की। घना कोहरा, तेज हवाएं, ये पक्षियों को भटका सकती हैं, खासकर उन प्रवासी पक्षियों को जो शायद उस रास्ते से गुजर रहे हों। उनका नेविगेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। और फिर गांव की रोशनी, उसका क्या रोल है? हाँ, वो दूसरा अहम सिद्धांत है, जिसे फोटोटैक्सिस कहते हैं, मतलब रोशनी की तरफ खिंचना। जब पक्षी पहले से ही भटके हुए और कंफ्यूज्ड हों, तो गांव की जो लाइटें हैं वो उन्हें शायद किसी सुरक्षित जगह जैसी लगती हैं। तो वो सीधे रोशनी की तरफ जाते हैं। और वो रोशनी उन्हें और ज्यादा कंफ्यूज कर देती है, जिससे वो टकरा जाते हैं। स्क्रिप्ट में कुछ और वजहें भी बताई गई हैं, जैसे कि जातिंगा घाटी में कोई अजीब सा जियोमैग्नेटिक फील्ड हो सकता है जो उनके कंपास को गड़बड़ा दे। हाँ, ये भी एक अनुमान है कि शायद जमीन के नीचे कोई मैग्नेटिक एनोमली हो। या फिर एक थ्योरी ये भी है कि शायद तूफानी मौसम का जो स्ट्रेस होता है, उसका मनोवैज्ञानिक असर उन्हें ऐसा व्यवहार करने पर मजबूर करता है। तो मतलब मौसम, रोशनी, मैग्नेटिक फील्ड, कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। बिल्कुल, ये सभी संभावित कारक हैं, लेकिन जैसा स्क्रिप्ट में भी साफ लिखा है, इनमें से कोई भी एक अकेला सिद्धांत ये नहीं समझा पाता कि ये घटना सिर्फ उसी 1.5 किलोमीटर की पट्टी में ही क्यों होती है, आसपास क्यों नहीं। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और एक और बात जो मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी। क्या? स्क्रिप्ट में लिखा है कि मरने वाले पक्षियों में कई ऐसी प्रजातियां भी हैं जो आमतौर पर रात में उड़ती ही नहीं, जैसे इंडियन पिट्टा या हिल पार्ट्रिज। ये तो दिन के पक्षी हैं। सही कहा।
ये बात तो और भी उलझा देती है मामले को। ये दिन में उड़ने वाले पक्षी रात में क्यों उड़ रहे होते हैं और फिर इस तरह शिकार बन जाते हैं? तो मतलब फोटोटैक्सिस या सिर्फ भटकाव वाली थ्योरी भी पूरी तरह से फिट नहीं बैठती यहाँ पर। बिल्कुल, ये दिखाता है कि शायद कई सारे फैक्टर्स का एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही लोकल कॉम्बिनेशन है जो सिर्फ वहीं काम कर रहा है, जिसे हम अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं। यार, एक अच्छी बात यह है कि अब शायद स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। स्क्रिप्ट में संरक्षण के प्रयासों का भी जिक्र है। हाँ, ये अच्छी बात है। पिछले कुछ दशकों में काफी काम हुआ है। संरक्षणवादी हैं, असम का वन विभाग है, उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाए हैं। अच्छा, किस तरह के अभियान? लोगों को समझाया गया है कि भाई इन खास रातों में गैर जरूरी लाइटें बंद रखें या कम करें, और अगर कोई पक्षी भ्रमित होकर या टकराकर नीचे गिर जाए तो उसे मारे नहीं बल्कि बचाने की कोशिश करें। तो क्या इन कोशिशों से कुछ फर्क पड़ा है? मौतों की संख्या कम हुई है? हाँ, फर्क तो पड़ा है। पक्षियों की मौतों की संख्या पहले के मुकाबले काफी कम हुई है। स्थानीय लोग भी अब ज्यादा जागरूक और संवेदनशील हो गए हैं इस मामले में। लेकिन घटना रुकी नहीं है पूरी तरह से। नहीं रुकी नहीं है, ये अब भी हर साल होती है। बल्कि स्क्रिप्ट के अनुसार ये जगह अब एक तरह का, आप कह सकते हैं, डार्क टूरिज्म स्पॉट बन गई है। डार्क टूरिज्म मतलब लोग खास तौर पर इसे देखने आते हैं? कुछ लोग इसी रहस्यमय घटना को अनुभव करने या देखने के लिए वहां जाते हैं। तो कुल मिलाकर जातिंगा का ये पक्षी रहस्य आज भी एक अनसुलझी पहेली है। विज्ञान के पास कई सिद्धांत हैं, पर कोई एक पक्का जवाब नहीं। बिल्कुल। क्या ये मौसम, रोशनी और उस खास भूगोल का कोई ऐसा जटिल कॉकटेल है जिसे हम समझ नहीं पा रहे, या फिर कोई ऐसा अनदेखा, कोई बायोलॉजिकल या पर्यावरणीय सिग्नेचर है जो सिर्फ जातिंगा में ही मौजूद है? यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में अभी भी कितने ही रहस्य छुपे हुए हैं, है ना? सही कहा। स्क्रिप्ट भी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ देती है कि अगर मौजूदा वैज्ञानिक मॉडल पूरी कहानी नहीं बता पा रहे तो वो छिपा हुआ फैक्टर क्या हो सकता है? क्या वहां की हवा में कुछ खास है, या इकोसिस्टम में? कौन जाने। ये सोचने पे मजबूर करता है कि हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में अब भी कितना कम जानते हैं।